500 साल से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया है। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर गिना भी नहीं सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। न इंदिरा गांधी हटा सकी, न मोदी या अमित शाह उन्हें हटा सकते हैं। दुनिया भर की फौज भी भले ही आ जाए, वो मरते मर जाएंगे, लेकिन वो अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। ये बयान मेरा नहीं बल्कि खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है। अमृतपाल के 78 साथियों से ज्यादा साथियों को पंजाब पुलिस ने जालंधर के मेहतपुर इलाके से और देश के कोने कोने से गिरफ्तार किया। इनके सिर्फ नाम में ही अमृत है, बाकी इनके हर काम में इतना ज्यादा विष है कि कदम कदम पर लोगों की हत्याएं लिखी है। इस वीडियो के 4 खंड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया, कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने भारत के अंदर केंद्र सरकार तक के नाक में दम कर रखा है, क्यों पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह और कुछ लोगों ने मिलकर भिंडरवाले के मंसूबे को सच करने के लिए सड़कों पर उतर गए थे और अब भागे भागे फिर रहे हैं। कैसे पंजाब में भिंडरवाले 2.0 का आगाज मानिए लगभग शुरू हो चुका था, लेकिन समय रहते केंद्र और राज्य सरकार सक्रिय हुई और अमृतपाल को भगोड़ा। पंजाब में अमृतपाल के 6 सहयोगी गिरफ्तार किए गए। पंजाब पुलिस इस वक्त की बड़ी खबर, खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और अमृतपाल पर एनएसए लग चुका है, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। नमस्ते, मैं आशीष सिंह। ये अमृतपाल सिंह आखिर में है कौन? 1993 में पंजाब के अमृतसर जिले में जन्मे ये अमृतपाल सिंह 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में दुबई चला गया था और ये दुबई में जाकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगा था। वहां पर ट्रक चलाया करता था। ये अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे एक नाम का संगठन है, उसका मुखिया भी है। इस संगठन के बारे में हम आने वाले इसी वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। इसी साल 10 फरवरी को किरणदीप कौर नाम की एक एनआरआई लड़की से अमृतपाल ने शादी भी करी थी। जब ये अमृतपाल दुबई गया तो दुबई में किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लोगों के बोलने पर भी गुरुद्वारा नहीं जाता था। लेकिन पंजाब में जब बेअदबी की घटनाएं बढ़ने लगी थी तो इसके मन में धर्म को लेकर कई सारे बातें आने लगी थी और उसने अभी तक जैसे बड़े बाल रखे हुए हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये अभी कुछ दिनों से कट्टर बना फिर रहा है। खैर, दुबई में रहते हुए अमृतपाल सिंह का संपर्क धीरे धीरे जसवंत सिंह रोड़े से हुआ और ये जसवंत सिंह रोड़े इंटरनेशनल सिख यूथ जो है उसका प्रमुख है और खालिस्तानी समर्थक लखबीर सिंह रोड़े का भाई है। इसी दुबई में अमृतपाल का संपर्क खालिस्तानी समर्थक परमजीत सिंह पम्मा के साथ भी हुआ था। अब ये दुबई में बड़े बड़े खालिस्तान समर्थकों के साथ धीरे धीरे संपर्क में आया। इन लोगों ने मिलकर इसका संपर्क आईएसआई से कराया और फिर इसे आईएसआई से फंडिंग दिलाई। इसके बाद इसे आईएसआई ने जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी और भारत में जो पंजाब है उसके अंदर आतंकवाद को जीवित करने के लिए अमृतपाल को तैयार किया गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर आईएसआई भला अमृतपाल को क्यों मोहरा बनाएगी। यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अगर वो एक शख्स को तैयार करके भारत भेजे जो यहीं का हो रहने वाला और वो आतंकवाद फैलाए तो इससे आईएसआई को फायदा होगा और इसीलिए आईएसआई ने अमृतपाल को भारत के खिलाफ प्रयोग किया और उसे भारत भेजा। साल 2022 में अमृतपाल भारत लौट चुका था। अमृतपाल भारत के खिलाफ क्या क्या प्लान कर रहा था, कम शब्दों में इसे भी मैं आपको बता देता हूं। जो खुफिया एजेंसी के डोजियर सामने आए उसमें अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने के लिए करता था। युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करता था। अमृतपाल आईएसआई और विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर काम कर रहा था। वो युवाओं को खड़कूस यानी कि एक मानव बम बनाने के लिए उकसा रहा था। ये अमृतपाल जो है ये आनंदपुर खालसा फ्रंट यानी AKF के नाम से प्राइवेट आर्मी पंजाब के अंदर इसने बना रखी थी। अब तक की जांच में ये जो सामने आया, ये हथियार, गोला बारूद, यूनिफॉर्म और जैकेट जो मिले हैं उनमें AKF का नाम लिखा हुआ मिला है। वारिस पंजाब दे की ओर से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों और अमृतसर के गुरुद्वारे में अवैध रूप से हथियार जमा करके रखे गए थे। नशा मुक्ति केंद्रों में आने वाले युवाओं को बहला फुसलाकर गन कल्चर की ओर धकेला जा रहा था। ये वारिस पंजाब दे क्या है इसको मैं आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप इस नाम को याद रखिएगा। इन युवाओं को आतंकवादी दिलावर सिंह का रास्ता चुनकर उस पर चलने के लिए उकसाया जा रहा था। दिलावर सिंह सुसाइड बॉम्बर था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की जो आत्मघाती हमले में हत्या हुई थी, ये दिलावर सिंह ने ही वो आत्मघाती हमला किया था और इसी के रास्ते पर चलने के लिए युवाओं को उकसाया जा रहा था। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे खंड पर और ये जानते हैं कि जो मैंने नाम आपको बताया वारिस पंजाब दे ये क्या है।
एक्टर से एक्टिविस्ट बने दीप सिद्धू का भी नाम इस मामले में जुड़ा था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 30 अक्टूबर 2021 को दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन की स्थापना पंजाब के अंदर की थी। किसान आंदोलन जो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हिंसा हुई थी, उसमें दीप सिद्धू का नाम उभर करके सामने आया था। उस वक्त लाल किले पर तिरंगा झंडा उतारकर खालिस्तान का झंडा फहराया गया था। इसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। पंजाब चुनाव में सिद्धू ने सिमरनजीत सिंह मान की खालिस्तानी समर्थन वाली पार्टी का समर्थन करते हुए उसके लिए रोड पर उतरकर चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन पंजाब चुनाव से ठीक पहले 15 फरवरी 2022 को ही हरियाणा में हुए एक कार एक्सीडेंट में सिद्धू की मौत हो गई। जैसे ही सिद्धू की मौत हुई, सिद्धू के समर्थक अकेले पड़ गए और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख का पद खाली हो गया। इसका अमृतपाल सिंह ने भरपूर फायदा उठाया और खालिस्तानी समर्थकों के बीच अपने अलगाववादी एजेंडे को लेकर जो आईएसआई ने सिखाकर और फंड देकर इसे भारत भेजा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसने पंजाब में अपना आधार बनाया और फिर इसने लोगों को जोड़ने के लिए वारिस पंजाब दे नाम की एक वेबसाइट बनाई और इसी के जरिए वारिस पंजाब दे के नए प्रमुख के रूप में खुद को प्रमोट करने लगा, पेश करने लगा पंजाब के अंदर और खालिस्तानियों के बीच में। दीप सिद्धू का जैसा ही बोल अमृतपाल सिंह ने प्रयोग करना शुरू किया, देखते ही देखते इसकी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और दीप सिद्धू के जो फॉलोअर्स थे वो अमृतपाल सिंह में दीप सिद्धू का चेहरा देखने लगे और इससे जुड़ने लगे। 29 सितंबर 2022 में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख के रूप में इसने पदभार संभाला और मोगा जिले के रोड में एक दस्तारबंदी समारोह का आयोजन किया। यहाँ पर जनरैल सिंह भिंडरवाले का ये पैतृक गांव है। ये वही जनरैल सिंह भिंडरवाला है जिसके नाम पर अमृतपाल को भिंडरवाला 2.0 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात हम और बता दें कि इस प्रोग्राम में जो हजारों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसने जमकर खालिस्तान के नारे लगाए थे और वहां पर अमृतपाल ने पंजाब वारिस का जो संगठन था इसका प्रमुख खुद को घोषित कर दिया। वीडियो के इस तीसरे अध्याय में हम ये बात करेंगे कि खालिस्तान की मांग कैसे उभरी और खालिस्तान की मांग भारत से उठकर विदेशों तक कैसे पहुंची थी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस की मांग का 3 समूहों ने विरोध किया था। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने किया था, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाले दलित समूह ने उसका विरोध किया था और तीसरा मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग की थी। मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया। खालिस्तान शब्द का जो पूरा मतलब है वो आपको गूगल पर मिल जाएगा और इसने सिखों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी और खालिस्तान का अर्थ जो होता है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने तब इस बंटवारे में पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और दूसरा जो पंजाब का हिस्सा था वो भारत में ही रह गया था। 1947 में पंजाबी सुबह आंदोलन शुरू हुआ जिसमें अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग रखी थी। अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया और इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा। सिखों के लिए पंजाब रखा, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा रखा और जो तीसरा हिस्सा था उसको हिमाचल प्रदेश में बदल दिया। 3 राज्य तो बन गया, पंजाब तो बन गया, लेकिन अब पंजाब को और ज्यादा अधिकार देने की मांग होने लगी। 1973 और 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के लिए कुछ सुझाव सरकार के सामने रखे गए। ये जो आनंदपुर शाही प्रस्ताव है इसको भी आप याद रखिएगा। भिंडरवाले की जब मैं बात करूंगा तो उसमें ये फिर से आएगा। जब अकाली दल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर चुकी थी तब इंदिरा गांधी इसके जवाब में 1972 में सरदारी ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा किया। 1973 में सिखों ने पंजाब के स्वायत्तता की मांग की और 1978 में पंजाब की मांग पर अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया। इसके मूल प्रस्ताव में यह सुझाया गया था कि भारत की केंद्र सरकार का केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर ही अधिकार हो, जबकि अन्य सब पर विषयों पर जो राज्य के पास पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इस प्रस्ताव को खालिस्तान आंदोलन का शुरुआत भी माना जाता है और यहीं से खालिस्तान की शुरुआत हुई थी। 1979 में जगजीत सिंह चौहान नाम का एक खालिस्तान समर्थक ब्रिटेन गया और वहां जाकर उसने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी। इसके बाद एक कैबिनेट बनाकर चौहान ने खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया और खुद ही इसने एक राष्ट्रपति घोषित करने के बाद जो एक आज तक की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तान का समर्थन करने वाले जो सरगना है वो भारत से बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को भड़काती।
खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो मुखिया है परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लेकर वो लाहौर में बैठा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख वाधवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम कर रहा है। जनरैल सिंह भिंडरवाले का भतीजा लखबीर सिंह रोड़े, जिसका नाम मैंने पहले भी लिया था, वो लाहौर में बैठकर यूरोप और कनाडा में अपने खालिस्तानी ताकतों को एग्जूट करता है। सिख फॉर जस्टिस, इसका भी नाम आपने सुना होगा। इसका संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में है। खालिस्तान राज्य जो बनाने की मांग हो रही है उस पर पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बनाने की मांग इनकी है और ये इन हिस्सों को तोड़कर एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। क्या ये भिंडरवाला कौन था और इंदिरा गांधी की हत्या से इसका नाम कैसे सामने आता है, कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, जब कोई इंसान किसी से प्रभावित होता है तो उसके जैसा बनने की वो कोशिश करता है। वो उस इंसान की हर चीज अपने जिंदगी में धारण करता है, जैसे उसके कपड़े, उसके बात करने का तरीका, रहन सहन, खान पान, ये सब। यही अमृतपाल के साथ हुआ। उसने भिंडरवाले की हर चीज अपनी जिंदगी में उतारने की सोची और उतारता चला गया। भिंडरवाले के जैसा ही उसने अपने वेशभूषा धारण की, नीली पगड़ी पहनने की कोशिश की। जिस भिंडरवाले के गांव में अमृतपाल ने एक दस्तरबंदी समारोह का आयोजन किया था, वो भिंडरवाला आनंद साहिब रिजोल्यूशन या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, जिसका नाम मैंने पहले लिया था, उस प्रस्ताव का कट्टर समर्थक था। लेकिन आगे चलकर यही भिंडरवाले ने हथियार उठा लिया। भिंडरवाला हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका यह कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। जनरैल सिंह भिंडरवाला और उसके समर्थकों ने अलग सिख मुल्क बनाने के नाम पर कई मासूम लोगों का कत्ल किया, कई लोगों की हत्याएं करी। इन लोगों ने मिलकर अलग देश यानी कि खालिस्तान की मांग उग्र और खूनी हो गई और रक्त रंजित हो गया। सरकार ने जनरैल सिंह भिंडरवाले को रुक जाने व आत्मसमर्पण कराने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर में सरकार फेल हो गई। सरकार से बचने के लिए जनरैल सिंह भिंडरवाला अपने साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना ठिकाना बना लिया, क्योंकि उसे लगता था कि सरकार उसे स्वर्ण मंदिर में घुसकर नहीं पकड़ सकती। लेकिन यहाँ पर भिंडरवाला गलत साबित हुआ। देश की उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी और इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में अपनी सेना भेज दी। 3 जून से लेकर 6 जून 1984 के बीच जनरैल सिंह भिंडरवाले के लोगों और सेना के बीच जमकर जंग हुई थी। इस दौरान 83 सैनिक और 492 नागरिकों से ज्यादा खालिस्तानी समर्थक मारे गए। अंत में 7 जून 1984 के दिन जनरैल सिंह भिंडरवाले को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसका शव अकाल तख्त के आंगन में पड़ा था। यहीं से जनरैल सिंह भिंडरवाले का अंत हुआ और सिख दंगों की शुरुआत पंजाब के अंदर हो गई। पूरे देश के अंदर मारा जाने लगा लोगों को और पूरा का पूरा अकाल तक तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर में गोलियों के इतने खोखे थे कि फर्श के ऊपर 2 इंच तक सिर्फ खोखे ही नजर आ रहे थे। हर तरफ सिर्फ लाशें दिखाई दे रही थी। लेकिन यह कहा जाता है कि सिखों के स्वर्ण मंदिर के अंदर इंदिरा गांधी ने फोर्स भेजी, वहां पर खून खराबा करवाया। इस वजह से सिख सरकार से बदला लेना चाहते थे और इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड ने उन्हें गोलियों से भून डाला था और उन्हें मार डाला था। यही सब इतिहास फिर से दोहराने की कोशिश मोदी के शासन में की गई। मोदी जब पंजाब चुनाव के समय पंजाब गए थे तब उन्हें घेर कर मारने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन के समय भी ऐसी ही चीजों को किया गया कि ये सरकार कोई ऐसा काम करे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा कोई ऑपरेशन मोदी सरकार करे जिससे वो सिख भड़क जाएं जो भोले भाले, वो भोले भाले सिख जो जागरूक हैं, जो देश हित के बारे में सोचते हैं, वो भड़क जाएं और एक बार फिर इंदिरा गांधी को जैसे मारा गया वैसे ही मोदी को मारा जा सके। इन्होंने मारने की कोशिश भी की। जैसे ही पंजाब की स्थापना हुई थी वैसे ही खालिस्तान की स्थापना हो जाए। पंजाब में अतिवादी अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अब हो रही है। लेकिन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास को जिस तरह से खालिस्तानियों ने टारगेट किया और तिरंगे झंडे का अपमान किया, यह दिखाता है कि इनकी खुन्नस किस तरह से भारत सरकार के खिलाफ है। मतलब यह है कि खालिस्तान समर्थक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के खिलाफ दुश्मनी निकालते हैं। इन खालिस्तानियों की हरकतें जिहादियों जैसी पूरे दुनिया में होती जा रही हैं। इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं कि इनका सहयोग और समर्थन पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान की इन हरकतों पर निगाह रखनी चाहिए और इसी के साथ इस पर भी ये ध्यान देना होगा भारत सरकार को कि विदेश में जो सक्रिय खालिस्तानी संगठन हैं वो पंजाब का माहौल बिगाड़ रहे हैं ताकि भारत को तोड़ा जा सके। इसको रोकने के लिए सरकार यानी भारत सरकार जो कर सकती है उसको हर एक्सट्रीम लिमिट तक करना चाहिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।